आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। संविधान के प्रश्न नंबर 1, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विकल्प ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन सी, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन डी, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसका ऑप्शन सही है बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। विस्तृत चर्चा देखते हैं इस प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होता है? गुप्त। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जनता के द्वारा विधायक और सांसद चुने जाते हैं। विधायक और सांसद मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। बात करें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर आप लोग बताएंगे। इसके ऑप्शन एक से अधिक सही है, ए, सी और डी। बी इसका ऑप्शन गलत है। अब इस पर विस्तृत चर्चा देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी को भी जोड़ दिया गया, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में कौन से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? इसमें जो शामिल नहीं है उसकी बाद में चर्चा करनी है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसमें आपको ये बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, डी ऑप्शन, क्योंकि उसे उच्च सदन भी कहते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्य की जो विधान परिषद होती है या उच्च सदन होता है वो सदस्य शामिल नहीं होते। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कौन नहीं होता? वह स्वयं प्रत्याशी हो तब, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब, या राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो तब। तो इस प्रश्न की बात करें तो आपका इसका ऑप्शन सही है बी। ऑप्शन सही है बी, उच्च सदन का सदस्य वोट नहीं करता राष्ट्रपति के चुनाव में। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? वह आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुनने वाले जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो। पढ़ा लिखा होना ये आवश्यक नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस पे विस्तृत चर्चा देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन डी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। ये 4 ऑप्शन है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करना। ऑप्शन सी इसका सही है, निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।
अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं, ऐसा किस अनुच्छेद में दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो संविधान है, संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद 59(1) के अनुसार क्या बात है वो हम देखते हैं। यदि के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ये इसमें प्रावधान है कि जिस दिन वह राष्ट्रपति का पद लेगा तो दूसरे जो सदन में जहाँ भी वो सदस्य था वो अपने आप उस पद को छोड़ देगा और राष्ट्रपति का पद अपने आप निरस्त हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद पर वह क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा या पद ग्रहण कर लेगा। बात करें प्रश्न नंबर 7 की। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारत के महाधिवक्ता को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का कोई मतभेद पैदा होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि उस पर वो निर्णय दे कि कौन सा ये निर्णय सही है, कौन जिस फेवर में निर्णय जाएगा वो मान्य होगा। बात करें इसे विस्तृत चर्चा की। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा, मान्य होगा या विनिश्चित अंतिम होगा। वो निश्चित ही अंतिम होगा, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही मान्य होगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। जैसे 5 वर्ष से कब तक कार्यकाल होता है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपने निर्वाचन की तारीख से, तब 5 वर्ष मानी जाएंगी। बी संसद द्वारा निर्धारित समय से, या सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से, या डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जिस दिन वह पद पर ग्रहण किया है उस दिन से लेकर अगले जब होगा तो 5 वर्ष तक के समय माना जाएगा। उससे न तो संसद द्वारा निर्धारित समय से, न किससे, जिसने पद ग्रहण किया उसी दिन से माना जाएगा। बात करें इसकी विस्तृत चर्चा। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है ना। और एक चीज और, राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी रिक्त नहीं रहेगा, उस पे राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। एक भी सेकंड के लिए राष्ट्रपति का पद खाली नहीं किया जा सकता। उस पे कोई न कोई राष्ट्रपति उस पद पर होगा। चाहे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अगर नहीं है तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है राष्ट्रपति, या अगर वो भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाए। प्रश्न नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? जो भारत का राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, किसको संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन बी या उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी या प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। या आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है अपने त्यागपत्र को देने के लिए। क्या उसको कहता, उसको जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं किसी अधिकारी के लिए, इसी तरीके से जब हम इस्तीफा देंगे तो राष्ट्रपति किसको करोगा संबोधित, उसमें किसको देने के लिए कहेगा? उपराष्ट्रपति से कहेगा कि मेरा ये इस्तीफा स्वीकार करें, है ना। किसको? उपराष्ट्रपति को स्वीकार करने की मंजूरी देगा। अन्यथा और न तो प्रधानमंत्री को देता है, न सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, न लोकसभा स्पीकर को देता है। अगर हम इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा क्या है उसको हम देखते हैं, है ना। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें विस्तृत चर्चा अभी नहीं हुई। विस्तृत चर्चा क्या है? अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा अध्यक्ष है, उसको किसके आर्टिकल के तहत बताएगा? 56(2) के अनुसार। और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति संबोधित किसको करता है? 56(1) के अनुसार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा किस आर्टिकल के तहत? 56(1) के अनुसार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत लोकसभा अध्यक्ष को बताता है? वो अनुच्छेद 56(2) के अनुसार किसको बताता है?
लोकसभा अध्यक्ष को। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है वो देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन 1 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो कौन हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से? संसद द्वारा, संसद के द्वारा, ऑप्शन डी। इसका आपका जो क्वेश्चन सही है वो इसके क्वेश्चन का आंसर जो सही है, ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही है डी। संसद के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वरना और न तो भारत का प्रधानमंत्री हटा सकता है राष्ट्रपति को, ना लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है, या अकेला मान लो संसद का लोकसभा हटा दे, नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी उसको नहीं हटा सकता। हटा कौन सकता है? सिर्फ संसद हटा सकती है। दोनों सदनों में क्या होगा? बिल पास होगा तभी वो हटेगा। बात करें इसके विस्तृत प्रश्न पर, चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 56 के खंड 1 उपखंड खा के अनुसार अगर संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपमन्यित, जिसको 61 को क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया चलाने पर रीत से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग से के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, महाभियोग प्रक्रिया दोनों में चलती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उसमें दोनों में बिल रखा जा सकता है, चाहे पहले राज्यसभा में रख दो कोई बिल, या किसमें? लोकसभा में, या लोकसभा में या राज्यसभा में। एक में प्रक्रिया शुरू होगी और दूसरा जो सदन होगा वो क्या करेगी? उसकी समीक्षा करेगा। उस समीक्षा के द्वारा अगर उसमें किसी तरीके की अतिक्रमण या संविधान का अतिक्रमण करने की त्रुटि पाई जाती है तो आर्टिकल 61 जिसे महाभियोग प्रक्रिया उसके द्वारा हटाया जा सकता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो से अगर आपको लाभ मिल रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या मित्रों के जो भी ग्रुप है स्टडी उनमें इसको शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।